नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ जिनकी कहानी का पार्ट 2। अगर अभी तक आप सभी ने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस कहानी का पहला पार्ट का लिंक दे दिया है। पहले आप जाकर इस कहानी का पहला भाग सुन लीजिए, फिर आप इस कहानी को आगे कंटिन्यू करिएगा, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। मौलाना जी का इस तरह बेरुखी से जवाब देना खाला को रत्ती भर भी पसंद नहीं आ रहा था, पर वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। लेकिन खाला ने फिर भी हिम्मत करके मौलाना जी से पूरी बात बताने को कहा, जिस पर उन्होंने यह बताया कि इस घर पर एक खौफनाक जिन का साया है। मैंने उसे अपने तावीजों से रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं उसमें नाकाम रहा। इस घर और घर में रहने वालों की हिफाजत के लिए मैंने जो तावीज किए थे उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ है। ये देखो अपनी आंखों से, उस घर के हर कोने में मैंने एक तावीज किया था, लेकिन अब मुझे इसमें से एक गायब मिला है। ये देखो, ये सिर्फ 3 ही मुझे वापस मिले हैं। वो नहीं रुकेगा और अब तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। आप सभी यहाँ से चले जाइए, जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ दीजिए, इसी में सभी की भलाई है। ये कहते हुए वो जाने को मुड़ गए। खाला उनसे और भी कुछ जानना चाहती थी, पूछना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक और बात पूछने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि मौलाना जी ने उन्हें रोक दिया। अब एक भी पल वो यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। वो बस बिना कुछ और सुने ही पलट कर चल दिए। उनकी आवाज कानों में गूंज गई। मैंने पहले ही आगाह किया था, पर किसी ने नहीं सुना। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। उनकी पीठ और हाथ ना की शक्ल में हिलता हुआ दिख रहा था और वो लंबे लंबे कदम लेकर घर की दहलीज से बाहर हो लिए। खाला भी हैरान परेशान सी सभी को दिलासा देती हुई चली गई। वो कर भी क्या सकती थी। एक खौफनाक जिन की बात सुनकर सभी इतने घबरा चुके थे कि दिन कब बीत गया और रात हो गई उन्हें पता भी ना चला। रात को सभी की आंखों से नींद गायब थी। आंखों में ही रात कट गई। अगली सुबह तरन्नुम के अब्बा ने आसपास और घर में तलाशना शुरू किया, पर यह इतना आसान नहीं था। इतना सामान और पूरा परिवार अचानक कहाँ जाता। अब जल्द से जल्द दूसरा घर भी तलाशना बेहद जरूरी हो गया था, पर दूसरा घर मिल जाता तो ये कहानी आगे कैसे बढ़ती। बहुत तलाशने के बाद भी जब उन्हें दूसरे किसी घर के मिलने की आश ना रही तो नाउम्मीद से थक हार कर सभी शाम को एक जगह बैठे खाना खा रहे थे और आगे क्या करना है इस पर बात भी कर रहे थे। तरन्नुम के अब्बा ने कहा, बेगम मैं तो कहता हूँ तुम कुछ दिन अगर और सब्र कर लो तो जल्दी ही हमारा खुद का आशियाना तैयार हो जाएगा। फिर इतनी जल्दी दूसरी छत का इंतजाम करना बेहद मुश्किल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी किसी छत का इंतजाम हो पाएगा। आपको और बच्चों को हिम्मत से काम लेना ही होगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या मैं और मेरे बच्चे आपके लिए कोई मायने नहीं रखते? तरन्नुम को तो देखिए, कैसे डर से मुंह ही सूख गया है मेरी बच्ची का। आप कुछ भी कहिए, पर मैं और मेरे बच्चे इस घर में अब और ना रहेंगे। आपको कुछ भी करके हमारे लिए एक और छत का इंतजाम करना ही होगा। मैं कुछ नहीं जानती बस अब। अरे बेगम, ये आप कैसी बातें करती हैं? क्या मैं अपने परिवार की हिफाजत नहीं करना चाहता? पर मेरे हाथ में भी तो कुछ नहीं है। अब तो ऊपर वाले से बस यही दुआ है कि जल्द से जल्द हमारा आशियाना बन जाए और हम सब जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ दें। तरन्नुम के अम्मी अब्बू अब आगे क्या करना है ये सोचकर आपस में सलाह मशवरा करने में व्यस्त थे और दरवाजे के बाहर तरन्नुम खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके मासूम दिल को ये बात समझ नहीं आ रही थी, ये सब किसी जिन की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि उसने तो अपनी सबसे प्यारी सहेली को यहाँ जलते हुए देखा था और वो कोई जिन तो नहीं। सोचते सोचते वो कमरे में आ गई और उसे अपने स्कूल के दिन याद आने लगे। वो और तरन्नुम एक ही स्कूल में तो जाया करते थे। कितने खूबसूरत दिन थे वो। पर पता नहीं क्यों अम्मी अब्बू ने उसे 10वीं के बाद आगे पढ़ने की इजाजत ही नहीं दी, जबकि वो तो पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और उसकी सबसे प्यारी सहेली रहनुमा ही थी। दोनों सहेलियों में गहरी दोस्ती थी, पर 10वीं के इम्तिहान के बाद अब्बू जब विदेश से कमा कर लौटे तो उन्होंने उसे आगे और पढ़ाने से इनकार कर दिया।
कितना रोई थी वो ये सुनकर। और अब्बू भी उसकी जिद के कारण उसे फिर से एक बार स्कूल लेकर भी गए थे। वहीं तो उसने आखिरी बार रहनुमा से बात भी की थी, पर किसी ने उसके अब्बू को ये कहकर भड़का दिया, अगर लड़की ज्यादा पढ़ लिख गई तो उसके लिए इतना पढ़ा लिखा दूल्हा कहाँ से लाओगे। बस ये बात सुनकर उसके अब्बू ने उसकी एक ना सुनी और अब्बू ने उसे साफ कह दिया कि अगर ये ज्यादा पढ़ लिख गई तो इसके लिए इतना पढ़ा लिखा दूल्हा कहाँ से लाएंगे। और इस दलील के आगे उसकी अम्मी की भी एक ना चली और उसकी पढ़ाई छूट गई। पर रहनुमा तो आगे की पढ़ाई कर रही थी। रहनुमा तो आगे की पढ़ाई कर रही थी। उसके घर वाले और रहनुमा खुद भी बहुत गरीबी में अपना गुजारा कर रहे थे। और रहनुमा तो 10वीं में पूरे जिले में अव्वल आई थी, इसलिए उसे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी दी गई थी ताकि वो आगे की पढ़ाई उसी स्कूल में रहकर पूरी कर सके। और वो एक बार उससे स्कूल में तब मिली थी जब उसके बहुत जिद करने पर अब्बू उसे आगे की पढ़ाई के लिए बात करवाने स्कूल भी ले गए थे। हाँ, तभी तो उसे रहनुमा दिखी थी, वैसे ही मुस्कुराते हुए। और कल उसने उसे जब इस तरह आग में घिरे हुए और इस तरह जलते हुए देखा था तो ये बात याद आते ही तरनुम के रोंगटे खड़े हो गए। उसे रहनुमा का मासूम सा चेहरा आंखों के आगे घूमता हुआ दिखाई देने लगा। उसे लगा जैसे रहनुमा यहीं उसके सामने खड़ी है और उससे कुछ कहना चाहती है। उसने एक हाथ तरनुम की ओर बढ़ाया ही था कि तभी बाजी ने उसे जगा दिया और वो जाग गई। और तभी उसने महसूस किया वो रहनुमा को याद करते करते कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। और उसकी आंखों के आगे फिर से रहनुमा और उसकी आखिरी मुलाकात घूमने लगी। रहनुमा ने जब उसे स्कूल में देखा तो कितनी खुश हो गई थी और वो भागकर उसके पास आई और उससे हालचाल पूछने लगी। जब तरनुम ने उसे बताया कि वो भी स्कूल में आगे की पढ़ाई की बात करने आई है तो वो दोनों कितनी खुश हुई थी कि अब दोनों सहेलियां साथ साथ रहेंगी। लेकिन पता नहीं किसने अब्बू के कान भर दिए और अब्बू आगे की पढ़ाई के लिए किसी भी तरह राजी नहीं हुए, वरना वो आज भी रहनुमा के साथ ही होती। पता नहीं अब वो कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। काश कि उसे कोई एक बार ये बता दे कि रहनुमा इस समय कहाँ है। ये सब सोचते हुए तरनुम अपनी अम्मी और बहन के पास आकर बैठ गई। तभी तरनुम को एक बात याद आई कि उसके स्कूल छोड़ देने के बाद उसने एक बार सुना था कि रहनुमा जहाँ किराए के घर में रहती है वहाँ किसी की मौत हो गई है। पर रहनुमा तो 7 बहनें थी, शायद उनमें से किसी की मौत हुई होगी। रहनुमा तो शायद अभी भी आगे पढ़ रही होगी। तरनुम अपने ही विचारों में खोई हुई थी और चाय पीकर सीधे बाहर आ गई और अपने जानवरों से बात करने लगी। तरनुम तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई रहनुमा को तहे दिल से याद कर रही थी और उसके जहन में अपनी सहेली की सभी यादें ताजा हो आई थी। तरनुम ने रहनुमा के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद किया और रात में सो गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस रहनुमा को उसने जलते हुए देखा था और जिसे वो अपना ख्वाब समझ रही थी वो रहनुमा अब इस दुनिया में है ही नहीं। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि तरनुम ने कोई ख्वाब नहीं देखा था, वो एक जलती हुई हकीकत थी जो जलती हुई रहनुमा की शक्ल में सामने आई थी। अगले दिन रहनुमा की खाला भागती हुई फिर से आई और अपनी बहन और दूल्हा भाई यानी कि जीजा को खूब समझाने लगी कि इस मकान के बारे में सभी तरह तरह की बातें कर रहे हैं और जो बातें उन्हें पता लगी हैं वो बहुत ही खौफनाक है, इसलिए इस मकान को जल्द से जल्द खाली करके कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लिया जाए। बहन ने मजबूर नजरें उठाकर शौहर की ओर देखा और उन्होंने भी आंखों ही आंखों में अपनी मजबूरी जता दी। अब तरनुम की अम्मी ने अपनी बहन को अपनी सारी मजबूरियां बता दी और कोई दूसरा मकान देखने की जिम्मेदारी भी उसे ही दे दी। ये दिन बहुत ही खुशनुमा गुजर गया था। तरनुम के अब्बा अपने नए आशियाने का काम देखकर बहुत ही खुश थे। उन्होंने कुछ मजदूर और ज्यादा लगवा दिए थे ताकि घर जल्द से जल्द पूरा बनकर तैयार हो जाए और वो सभी इस घर को जल्द से जल्द खाली कर दें। पर वो होनी ही क्या जो बलवान ना हो। रात को सभी सोने के लिए चले गए। तभी तरनुम को लगा कि उनके जानवरों में से किसी के मिमियाने की आवाज आ रही है। वो देखने के लिए उठी और बाहर जाकर उसने अपने सभी जानवरों को देखा। उनके पास 3 बकरे और बकरियां थी, लेकिन तभी उसने देखा कि मिमियाने की आवाजें एक कोने से आ रही हैं। वो उस कोने की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी।
तभी उसने सामने देखा कि उनकी बकरी उसी कोने में बैठी तरनुम की आंखों में देख रही है। और उसकी आंखों में देखते ही तरनुम को ऐसा लगा जैसे वो उस बकरी की सारी बात समझ गई है। वो बहुत ही दर्द और तकलीफ में कहरा रही थी और बेइंतहा दर्द को महसूस कर रही थी। उसकी तकलीफ को तरनुम खुद भी महसूस कर पा रही थी। उसे लगा कि जैसे इस दर्द और मौत से भी बदतर तकलीफ को झेलते हुए वो कभी भी इस दुनिया से रुखसत हो सकती है, क्योंकि उसने देखा उसके थनों में मवाद और खून भर गया है और वो फुट गए हैं और उनमें से लगातार खून बहे जा रहा है। तरनुम उसके दर्द को देखकर तड़प उठती है। वो उसे छूकर अपनी बाहों में लेना चाहती थी, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो डर गई थी। उसे उस बकरी के पीछे गर्दन की तरफ किसी के होने का एहसास हुआ। एक काला साया जो कि अंधेरे से भी ज्यादा काला था। उसके वजूद को महसूस करने भर से तरनुम की रूह कांपने लगी थी। उसका दिल इतने जोर से धड़कने लगा जैसे उसकी पसलियों से बाहर आ जाएगा। उसके चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें छूने लगी, जो कि उसके कानों के पीछे से होकर उसके गले तक आ गई। वो उस बहते हुए पसीने की एक एक बूंद को महसूस कर पा रही थी, लेकिन वो एक भी कदम आगे की ओर नहीं बढ़ा पाई, क्योंकि उसके जिस्म ने उसका साथ नहीं दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया हो। उसे अपनी टांगों में कमजोरी महसूस होने लगी और उसकी टांगें कांपने लगी। सामने एक तरफ तो उसे मौत जैसी तकलीफ झेलती हुई वो बकरी दिखाई दे रही थी, और एक तरफ उसे खुद जो महसूस हो रहा था वह एहसास ही कमजोर दिल वाले को मारने के लिए काफी था। तभी एक बार फिर उसकी नजरें उस बकरी से जा टकराई कि तभी एक ठंडी हवा का झोंका तरनुम को छूकर गुजरा और उसे ऐसा लगा जैसे वो बकरी उससे मदद की दरख्वास्त लगा रही हो। अचानक ही जैसे तरनुम के कानों में कोई आवाज गूंजने लगी, मुझे बचा लो तरनुम, मैं मरना नहीं चाहती, ये दर्द तो मौत से भी बदतर है, मुझे बचा लो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे इस साए से बचा लो। ये क्या? उसे एक जानवर की आवाज एक इंसान की तरह क्यों सुनाई आ रही है? उसे खुद ही इस बात पर ताज्जुब हुआ और तभी अंधेरे में उस साए की लाल लाल आंखें आग के सोलों की तरह चमकने लगती है। तरनुम डर के मारे उस तरफ देखना नहीं चाहती थी, पर वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। और तभी उस बकरी की एक खौफनाक चीख से उसका दिल दहल जाता है और तभी अचानक उसकी आंख खुलती है और वो खुद को अपने बिस्तर पर ही पाती है। और उसे जैसे ही होश आता है वो पसीने और डर से तरबतर थी। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धौकनी की तरह भागती अपनी सांसों को मुश्किल से काबू किया और पास में पड़ा हुआ पानी का गिलास उठा लिया और होठों से लगाकर एक ही सांस में पूरा खाली करने के बाद ही गिलास को अपने होठों से अलग किया। उसे ये तसल्ली हुई कि शुक्र है कि ये सब जो उसने देखा ये सब सिर्फ एक ख्वाब था। लेकिन पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ सच था और उसकी प्यारी बकरी वाकई में बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। उसकी मदद की पुकार उसके दिल को चीरे जा रही थी। तरनुम की पिछली रात कुछ अच्छी नहीं गुजरी थी, इसलिए उसे किसी ने नहीं जगाया था और वो अभी तक सो रही थी। अब उसकी सांसें कुछ काबू में आई तो वो भागकर अपनी अम्मी के पास गई और अपनी अम्मी को पीछे से कसकर पकड़ लिया। उसकी अम्मी ने पहले समझा कि आज तरनुम को उस पर बहुत प्यार आ रहा है और जैसे ही पीछे की ओर मुड़ी उसे उसका चेहरा उतरा हुआ लगा। ये देखकर उनका दिल फिर से घबरा गया। उन्होंने तरनुम को प्यार से अपने सामने बिठाया और उससे पूछने लगी, क्या बात है, रात को ठीक से नींद नहीं आई क्या? तरनुम ने इस सवाल के जवाब में सिर्फ अपनी नजरों को उठाया और अपनी अम्मी को टुकुर टुकुर देखने लगी। तरनुम से ऐसी खामोशी की उम्मीद तो किसी को भी नहीं हो सकती थी। उसकी अम्मी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा, उसे खूब लाड किया और उससे दोबारा पूछा तो तरनुम ने रात को देखा अपना सारा ख्वाब ज्यों का त्यों अपनी अम्मी को सुना दिया। तभी पीछे से खाला बोल पड़ी, या अल्लाह रहम कर बच्ची पर, ये सब क्या हो रहा है? आवाज सुनकर सभी उस तरफ घूम गए। खाला तरनुम के पीछे की और दरवाजे से लगकर खड़ी थी और तरनुम की सारी बात ध्यान से सुन रही थी। तरनुम की अम्मी और खाला ने सारी बात उसके अब्बू को भी बता दी थी, पर उसके अब्बू ने सभी को तसल्ली दी कि ये सिर्फ एक ख्वाब ही तो है, इस बात से क्यों इतना घबराना। सभी उनकी बातें सुनकर शांत हो गए,
लेकिन तरन्नुम ने जो महसूस किया था उसे केवल वही जानती थी। वो अपनी बात पर अड़ी रही कि जरूर कुछ तो बात है, उसकी बात पर एक बार तो यकीन करें। पर सभी ने उसे बच्चों का एक डरावना ख्वाब समझकर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। पर वो करे भी तो करे क्या। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए, लेकिन धीरे धीरे सभी ने ये बात महसूस की कि उनकी बकरी अब वाकई में बीमार रहने लगी थी। वो हमेशा इस तरह दर्द में पुकारा करती, जिसे सुनकर सभी को बहुत ही अजीब महसूस होता। और धीरे धीरे बीमार होते हुए उसकी हालत ठीक वैसी ही हो गई जैसे कि तरन्नुम ने अपने ख्वाब में देखा था। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? कोई भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल या कोई जिन? मेरा मानना है कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक है इंसान का दिमाग। ये जितना खतरनाक है उतना ही रहस्यमय और उत्सुक भी है। इसकी क्षमताओं को अभी तक जाना नहीं जा सका है। इंसान का दिमाग हर उस चीज या घटना को मानने से इनकार कर देता है जिसे वो समझ नहीं पाता। उस महामाया आदि शक्ति ने जिसने इस संसार को जन्म दिया है, इंसान के दिमाग को उतनी ही जानने और समझने की क्षमता दी है जितनी जरूरी है। वरना हम इंसान तो पता नहीं क्या करते। शायद हम हर एक का विनाश करने के बाद खुद ही कट कट कर मर जाते। खैर, जो लोग ये समझते हैं कि भारतीय डाकिया, न्यूसी और अंधविश्वासी होते हैं, उन्हें मैं ये बता दूं कि इस संसार में ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। मैंने ऐसी कई अविश्वसनीय घटनाएं ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी सुनी हैं। इस धरती पर कई ऐसे स्थान, भूखंड, मकान इत्यादि हैं जहां जाना खुद अपनी मौत को दावत देने जैसा है। मेरा मानना है कि इस धरती पर कई आयाम हैं जिनकी अपनी दुनिया और ताकतें हैं। ये सभी साथ साथ चलते हैं बिना एक दूसरे को छुए हुए। पर जब भी ये किसी भी कारण से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो केवल विनाश ही होता है। और जिस पर यह दुर्घटना बीतती है इसे केवल वही जान सकता है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो ये अविश्वसनीय होता है। क्योंकि ये घटना एक सत्य घटना है, तो इस कहानी की हर घटना और पात्र वास्तविक और सत्य है। इस घटना को सभी के सामने लाने के लिए केवल शब्दों का रूप दिया गया है, तो इस कहानी के पात्रों ने अपने साथ होने वाली अविश्वसनीय घटनाओं पर भी विश्वास नहीं किया। और इसी कारण से कहानी के पात्रों के साथ आगे क्या क्या हुआ और कितने लोग इस अविश्वसनीय घटना के भुक्तभोगी बने, ये जानने के लिए साथ बने रहिए। जब तरन्नुम के घर वालों ने अपनी बकरी की वैसी ही हालत देखी जैसे कि तरन्नुम ने अपने सपने में देखा था, तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, पर वो बकरी की ऐसी हालत का कोई कारण नहीं बता पाए। बकरी को इतना तड़पता हुआ देखकर किसी से भी उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसे इस खौफनाक दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए उस बकरी को एक खटिक कसाई को दे दिया गया, जहां इस कुर्बानी को सीधा खुदा को दिया जाता है। इससे आत्मा सीधे खुदा के पास ही जाती है, ना कि किसी शैतान के पास। इसके बाद घर के सभी लोग बहुत ही दुखी और परेशान थे। लेकिन जिस दिन बकरी को जिबा करने को दिया गया, उसी रात को तरन्नुम को फिर से एक ख्वाब आया। उसने देखा कि उनका जवान बकरा, जिसके चेहरे पर जमाने भर की मासूमियत थी, वो सामने की ओर बैठा है और उसके सामने ही तरन्नुम और उसका पूरा परिवार खड़ा है। उस बकरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी उनकी बकरी की तरह बहुत ही दर्द में है और उन लोगों से खुद को बचाने की तमन्ना लिए उनकी ओर देख रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप से खुद को बचाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे की मासूमियत देखकर तरन्नुम के दिल में डर की लहरें सी उठने लगी। किसी अनजान डर से उसका मुंह सूखने लगा और अचानक उसकी आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। आज फिर उसने अपना ख्वाब सभी को सुनाया, पर उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। सभी को लगा अपनी प्यारी बकरी को खोने के दुख ने उसके मन पर चोट की है, इसलिए तरन्नुम को ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। उसकी अम्मी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे समझाया कि जैसे वो ख्वाब देख रही है ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उसे ऐसे ख्वाब भी नहीं देखने चाहिए। पर अम्मी, मैं क्या खुद से इस तरह के ख्वाब देखती हूँ? अगर मुझे ये सब दिखाई देता है तो उसमें मेरी क्या गलती है? ये बात कहते हुए उसकी आंखें भर आई। उसकी अम्मी ने उसे समझाया कि वो अपने जानवरों को बहुत ज्यादा चाहती है,
इसलिए उसकी चाहत उसे इस तरह के ख्वाब दिखा रही है। अम्मी ने तरन्नुम को खूब समझाया कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमने उसकी कुर्बानी बोली हुई है और 2 महीने बाद ही उसकी कुर्बानी होनी है। तब तक तो हम अपने नए आशियाने में चले जाएंगे और वहीं पर खूब जश्न करेंगे। अम्मी चाहे कुछ भी बोले, लेकिन एक डर तरन्नुम के दिल में बैठ गया था और ना जाने क्यों वो जानती थी कि उसने जो भी ख्वाब में देखा है वो सब सच है। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, बल्कि महसूस होती सच्चाई है। जब सभी तरन्नुम को इस तरह के फिजूल ख्वाब ना देखने और इन सब पर ध्यान ना देने की सलाह देने लगे तो तरन्नुम बाहर आकर बैठ गई और इन सब के बारे में सोचने लगी। उसे डर लगने लगा कि पहले की तरह अगर उसका ये ख्वाब भी हकीकत में बदल गया तो क्या होगा। उसके दिल से एक दुआ निकली और उसने अपनी नजरें उठाकर एक बार अपने बकरे की ओर देखा। लेकिन ये क्या, तरन्नुम और उस बकरे की आंखें जैसे ही टकराई, तरन्नुम ने महसूस किया कि वो भी उसी की ओर लगातार देखे जा रहा है, जैसे कि अभी कुछ बोल पड़ेगा। अचानक तरन्नुम की आंखों के आगे रात का पूरा ख्वाब आ गया और उसका दिल जोर से धड़क उठा। तरन्नुम को जब पहला ख्वाब आया तब भी उसने अपने घर वालों को बताया और जब दूसरा ख्वाब आया तब भी उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई, पर उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सभी को तरन्नुम की बातों पर यकीन करना ही पड़ा। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। इस कहानी का तीसरा भाग कल आएगा रात 10 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और हाँ, यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ कल रात 10 बजे इस कहानी के तीसरे भाग के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।